अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है, कैसे हैं? और अब्दुल्ला, ठंड हो गई है, कहे ना प्लीज। यहाँ ज़्यादा हो रही है, बात नहीं है इतनी। हमारा स्टूडियो इज़ फ्रीजिंग, मतलब कि यस वाकई बाहर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ आके बैठते हैं 2 घंटे तो हमें लगता है कि हमारी सर्दियाँ आ गई हैं। वैसे आ तो गई हमारा है, एसी ना सर्दी में बेहतरीन काम करता है और गर्मी में तो ना ही पूछे। नहीं काम करता है तब भी, हाँ कर लेता होता है, कभी अच्छा मूडी सा हो जाता है गर्मियों में, बट सर्दियों में कोई ठीक ठाक किस्म का काम कर रहा है। बट ऑफ कोर्स आपको पता है ना, ये जो वो मौसम है इसके साथ ज़रा बीमारियाँ वगैरह भी होती हैं, तो बहुत वायरल इन्फेक्शन जो है लोगों को हैं। एंड नॉट जस्ट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कराची ओनली, इवन अक्रॉस पंजाब। जब तक बारिश नहीं होगी ना अब्दुल्ला, तो मौसम और हालात जो हैं वो इसी किस्म के अक्रॉस द कंट्री ही गला खराब, नज़ला ज़ुकाम, हर तीसरा बंदा एक डिफरेंट आवाज़ के साथ आपसे गुफ्तगू करता हुआ पाया जाएगा। कल बिला वजह मुझे किसी ने कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी आवाज़ चेंज लग रही है, हालांकि मुझे चेंज नहीं लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि है कुछ नज़ले का असर है। और सुबह सुबह उठते हैं तो एक आध छींक जो है ना मेरी रुक जाती है, कहीं आते आते बीच में कहीं फंस जाती है, जिसकी वजह से अजीब बेचैनी की कैफियत हो जाती है। लेकिन एनी हाउ आप कहवा पीजिए और जुशांदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक और शहद भी डाल के इसके अलावा आप स्टीम भी ले सकते हैं, खासतौर पे अगर आपको बहुत इफेक्टिव है। हाँ इस किस्म का है तो वो देसी स्टाइल में ही आप मतलब एक पतीले में डाल के गर्म करके कर लें स्टीम, सो दैट वर्क्स एज वेल। लेकिन ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी बिकॉज अभी तो फिर भी शुरुआत ऑफ दिस मौसम है। एक और वबा तो जो है वो फैली हुई है पर्टिकुलरली बच्चों में, चिकन पॉक्स की वबा। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ केसेस मैंने सुने हैं जो हुए हैं बच्चों को। चिकन पॉक्स, हाँ चिकन पॉक्स, वो भी वायरल इन्फेक्शन आप ही बता रहे थे मुझे। हाँ वायरल इन्फेक्शन होता है, सो उसमें भी ज़रा एहतियात करें। अगर आपके इर्द गिर्द किसी को है तो अपने बच्चों को उस बच्चे से ज़रा थोड़े दिन के लिए। लेकिन साथ ही आप मुझे बता रहे थे या किसी और से बात हो रही थी कि आपको पता है ना चिकन पॉक्स की अब वो वैक्सीनेशन होती है। देखिए वो जो नॉर्मल वैक्सीनेशन का कोर्स होता है उसमें मीजल्स वगैरह की होती है वैक्सीनेशन, बट फिर भी हो जाता है जिसको। हाँ आई गेस फिर भी हो सकता है अगर होना है सो। लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें बहुत सारे टोटके भी कहते हैं वो 7 दिन बाद वैसे ही ख़त्म हो जाना होता है इंशाल्लाह। सो आप अगर आपको लगता है कि उस टोटके या कोई नीम के पत्ते बांधने की वजह से हुआ है ख़त्म, तो ये आपकी गलतफहमी है। अच्छा, अब ये सारी बातें तो हमने इसलिए करनी क्योंकि एक बात ऐसी है जो हम नहीं करना चाह रहे, लेकिन चूंकि हमारी बातें अब खत्म हो गई हैं तो हम और कोई बात आ जाए मतलब कोई बात कर लें, लेकिन हम क्रिकेट पे ना जाएं। लेकिन वो भी चल रहा है, आपको पता है ना, जो कि डरे मत क्योंकि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जिस ट्रैफिक की डर था, द ओनली थिंग वी लुक फॉरवर्ड टू इन कराची कि ट्रैफिक की रवानी जरा मामूल पे आ जाएगी। हमारी शिकस्त एक दिन के लिए मजीद आगे बढ़ गई है। सोचिए कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जीत वैसे क्या शिकस्त टल गई है। चाहिए इंग्लैंड को, 8 विकेटें पड़ी हुई हैं, मतलब कि ये खत्म हो चुका है मामला। और हमारी शिकस्त एक दिन के लिए टल गई है ना, कल भी हो सकता था मामला खत्म। हाँ मतलब क्यों इसको खींचा जा रहा है इतना, बट कहने का मतलब ये है कि अब्दुल्ला को बड़ा डर था कि एटलीस्ट हम ये जीत जाएं, वाइट वॉश ना हो। भाई सीरीज ही हार चुके थे तो अब वाइट वॉश भी हो गया साथ साथ। इट इज़ ओवर, दिस ड्रीम इज़ ओवर। इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि हम मजीद बात ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बात करेंगे। हाँ लेकिन इसके साथ साथ सियासत में भाई क्या चल रहा है, पर्टिकुलरली तख्त लाहौर और पंजाब की सियासत में रात को ही अचानक सुना कि वैसे कल सुबह ही रईस अंसारी साहब ने हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया था, हमें खबर दी थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये प्लान बना चुकी है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। फिर शाम तक कंफर्मेशन नहीं हो रही थी, लेकिन रात को फिर 10 बजे के अतराफ ये कंफर्म हो गया और तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। तो बॉटम लाइन देखें, बात ये है कि सियासत तो आपको पता ही है कि हर मुल्क में होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ हो रहा है वो निराली कोई चीज़ हो रही है और अपोजिशन असम्बलियाँ बचाने और हुकूमत गिराने में लगी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी अपडेट अभी दे रहे थे। और इस तरह असम्बली की तहलील का रास्ता जो है वो रोक दिया गया है। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने कल यानी 21 दिसंबर को शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत भी कर दी है और वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह दिया गया है। PTI के इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का मामला ये है कि वो साफ छुपते हैं ना सामने आते हैं। वो आपको पता है ना, उनका एक अपना स्टाइल भी है और असेंबली तोड़ने के मामले में वो एक ही जुमले में हाँ और ना भी कह जाते हैं। तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है और तहरीक इंसाफ को अब कहना पड़ा है कि परवेज़ इलाही ने असेंबलियाँ ना तोड़ी तो PTI अपना फैसला करेगी। वो तो क्लियरली नहीं है परवेज़ इलाही इमरान खान।
अच्छा, खैर ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाकर बज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब हुकूमत को 186 नंबर्स दिखाने पड़ेंगे। परवेज़ इलाही तो पहले ही कहते रहे हैं कि 99% अरकान पंजाब असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है। अच्छा जी, अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं, ये तो खैर देखा जाएगा। बहरहाल PTI अरकान के पास इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो तो हमेशा होता ही है और अभी भी बरकरार है, लेकिन इसके अपने सियासी नताइज होंगे। मुस्लिम लीग नून तो पहले ही पंजाब हुकूमत पर नज़रें लगाए बैठी है और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने का चैलेंज अब भी बरकरार है और हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि वज़ीर आला को ऐवान का एतमाद भी हासिल है कि नहीं। कर रहे थे इमरान खान को असेंबलियां तहलील करो, हम इलेक्शन करा देंगे, अब आप लोग अदम एतमाद ले गए। हमारा चैलेंज जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है और बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और ये असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं तो उसके जो बुनियादी तकाजे हैं, अगर एक वज़ीर आला जो है वो असम्बली जो है वो तोड़नी चाहता है तो उसे असम्बली का एतमाद हासिल होना जो है वो पहली शर्त है। तो इसलिए जो है वो आज 9:35 पे गवर्नर पंजाब ने जो है वो एडवाइस जो है वो भेजी है वज़ीर आला पंजाब को कि वो इस 23 के असम्बली तोड़ने के इक़दाम जिसके मतलब ऐलानात किए जा रहे हैं उससे पहले एतमाद का वोट हासिल करे और फिर उसके बाद 9:51 पे जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवा दी गई है ताकि वज़ीर आला जो है वो अदम एतमाद का वोट लिए बग़ैर असम्बली को जो है वो ब्रेक ना कर सकें। और इसी के साथ जो है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवाई गई हैं। चलिए, वैसे अगर आपको इस मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली हर गुज़रते दिन के साथ नज़र आ रही है तो इसकी वजह जान लेते हैं या ये सोच में तब्दीली कैसे अकर होती रही है। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब शुक्रिया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपने वक्त दिया। तलाल साहब, इब्तिदा में कहते रहे कि भाई तोड़ के दिखाएं असम्बलियाँ और सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़ें, तो ऐलान कर दिया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बिठाकर ये कह दिया गया कि जुमे को असम्बलियाँ तोड़ेंगे। अब जब ऐलान किया गया इस साथ बिठाने से पहले फिर कहते रहे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पर्टिकुलरली राना साहब कि भाई ये यूटर्न ले लेंगे, या फिर साथ साथ ये कहते रहे कि ठीक है तोड़ रहे हैं असम्बलियाँ, हम तैयार हैं इंतखाब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ आएंगे, इंतखाबी मुहिम लीड करेंगे, पंजाब में दोबारा इलेक्शन होते हैं तो होते रहे, इससे वफाक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तहरीक अदम एतमाद ले आए तो हमें ज़रा समझा दें कि चाह क्या रहे थे आप लोग, क्या है? सबसे पहले तो हम इन्हें एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि इनके पास मतलूबा तादाद नहीं है कि ये इतमाद का वोट ले सके। वो वजीर आला जो इतमाद का वोट ना ले सके वो उसका हक नहीं है कि वो असेंबली तोड़ सके, ये आईनी मामला है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो हुकूमत चल रही थी इसमें हमारे पास पहले से भी नंबर्स पूरे थे, मगर उसके बावजूद हमने इनको मौका दिए रखा है और इस वक्त असेंबली तोड़ना और इलेक्शन करवाने की अगर ये चाहते तो ये बहुत देर से तोड़ सकते थे, तारीख पर तारीख ना देते, एक हफ्ता, कभी 1 महीना, कभी 15 दिन, ये तारीखें देने का क्या मतलब है? इन्हें तो चाहिए था तोड़ने के बाद ऐलान करते कि ये समरी जा चुकी है। ये एक्चुअली इमरान खान फेस सेविंग चाहते हैं, इमरान खान एनआरओ चाहते हैं, इमरान और खान आपने उनकी मदद कर दी तहरीक अदम एतमाद ला के फेस सेविंग देने में? नहीं, देखिए हम बड़े क्लियर हैं, बिल्कुल खान साहब का जो एक जाती एजेंडा है जिसमें कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, जिसमें ना दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मुज़ाकरात शामिल है, ना उसके बाद इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कोई बात शामिल है, ना पाकिस्तान में क्या कहते हैं मईशत और ना गरीब की रोटी पर कोई बात वो करना चाहते हैं। वो सिर्फ बात करते हैं अपने इक़्तिदार, अपनी कुर्सी की, और उसके अलावा उनको हर असेंबली बुरी लग रही है, हर पाकिस्तान में हर चीज बुरी लग रही है। सो खान साहब को जो वो अपने जाती एजेंडे और अपने जात के लिए जो एनआरओ मांग रहे हैं, जिसमें अपने वो जाती केसेस से जान छुड़ाने के लिए बात करना चाहते हैं, हम उन पर बात नहीं करेंगे। वो हफ्ते की डेट दें, वो 2 की दे, वो 4 की दे, उतनी देर ये वाला जो मामला है ये हमने इनको एक्सपोज करने के लिए कि कैसा वजीर आला असेंबली तोड़ने का दावा कर रहा है जिसके पास ना अक्सरियत है और ना उसके पास मतलूबा तादाद है कि वो इत्मीनान का वोट ले सके।
अच्छा, अब ये बताइए कि आपके मुस्लिम लीग क्यू के साथ मामलात आपको पता ही है, जरदारी साहब बड़ा पेश हैं इस गुफ्तगू में, इस अरेंजमेंट में क्या पेशरफ्त हो सकी है? और मुबैना तौर पर ज़राए से ये भी इत्तलात आ रही थी, खैर मोना सलाही साहब उस पर ट्वीट कर रहे थे एब्सोल्युटली नॉट, PDM की तरफ से कोई रब्ता नहीं किया गया, परवेज़ इलाही साहब भी अगर PDM के कैंडिडेट होते हैं दोबारा से वज़ीर आला के लिए, ऐसी कोई बातचीत है? या चौधरी सालक हुसैन का नाम भी कल रात तक आ रहा था, कुछ उसके इंसाइट तो दें। देखिए, जो बातचीत है वो अभी जारी है, लेकिन इसमें अभी तक कोई हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन ये कहना कि भी कोई PDM के परवेज लाई कैंडिडेट हो सकते हैं, ये बिल्कुल अभी तक इसका कोई चांस नहीं लग रहा। और PDM अपना नया, क्योंकि अगर उनके पास मतलूबा तादाद हमारे पास है तो हम अपना कैंडिडेट अलहदा से लेकर आ सकते हैं। और इसमें ये सबसे पहले तो जो पहले PDM के साथ परवेज इलाही साहब ने किया है और जिस तरह उन्होंने दुआए खैर करने के बाद अपना जो काम किया उस पर सबसे पहले तो PDM, जब तक PDM को एतमाद ही नहीं रहा, सो मेरा ख्याल है कि कोई चीज कहना भी अभी कबलज वक्त है। एक कुछ टाइम आप इंतजार करें। अभी तो रात अदम एतमाद आया है, रात अभी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह उतनी देर तक चीजें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब मगर आप समझते हैं कि पेशरफ्त है? चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात में भी राब्ते बहाल हो गए हैं, उन्होंने जुमा भी साथ पढ़ा है। अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला नहीं रहते तो फिर काफ लीग के साथ किसी और नाम पे इत्तेफाक हो सकता है, इसमें है कोई सदा? देखिए, मेरे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। इस बात को मैंने कहा कबल वक्त है, बातचीत जारी है। और क्योंकि यहाँ पर भी एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, तो इत्तेहादी हुकूमत में तमाम इत्तेहादियों को जो इस वक्त PDM की क़यादत है वो रास्ते में चले, वो तो जब वक्त होगा देखा जाएगा। लेकिन आप एतमाद के वोट की बात कर रहे थे और इत्तेहादी हुकूमत की चूँकि आपने बात छेड़ी दी है, तो वज़ीर आज़म साहब की पोजीशन कुछ बहुत मजबूत नहीं है। अगर कल को कहीं उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ गया तो MQM तो पहले ही पर तोलती रहती है कहीं उड़ने के बलोच जो पार्टियां हैं वो भी बहुत खुश नहीं हैं, तो वहाँ भी मुश्किल हो सकती है आप लोगों के लिए। देखिए, ये बात कहने की हद तक है और आज के दिन तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोलिशन और सबसे मुश्किल तरीन मईशत को अगर कोई बंदा बेहतरीन तरीके से चला रहा है तो वो शहबाज शरीफ है। और इसमें इंशाल्लाह ताला अभी तक कोई दरार नहीं है, नहीं तो इमरान खान एक मिनट भी ना लगाते। और जिस तरह हमने अदम एतमाद की तहरीक डाली है तो वहाँ भी कोई कौमी असेंबली में फिर अदम एतमाद की तहरीक डाल देता या कोई सदर उनके है वो एतमाद का वोट का कह देते। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वफाकी हुकूमत की उसके पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद है। अच्छा, अगर मामला पंजाब में इलेक्शन तक पहुँचता है, ये तो चले मराहल बीच में शुरू हो गए हैं, तो मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और कैंपेन करेंगे, ये बात हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन वाकई कोई उनका प्लान है भी अभी रिसेंटली? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ ही PMLN की क़यादत करेंगे। और इसके साथ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान असेंबली तोड़ना चाहते नहीं है। इमरान खान कभी इस्तीफों का धमकी देके और कभी असेंबली तोड़ने की धमकी देके अपना सिर्फ एक एजेंडे की तकमील चाहते हैं कि वो भी किसी तरह हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने मामलात को वो चाहते हैं कि वो उनके जो जाती केसेस जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जिसमें वो केस है उन पर वो बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जिस तरह के मामलात उनके हैं, उनकी नाअहली जो है वो बड़ी क्लियर नजर आ रही है और इसलिए वो जेल जाने से भी डरते हैं। भी जब आप चोरियां करेंगे, जब आप रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, जब आपके घरों से हीरे और हीरो के हार बरामद होंगे, जब अरबों खरबों के मामलात सामने आएंगे, तो आप इस सूरत हाल में वो बिल्कुल डर रहे हैं कि मैं कानून का सामना करूं, किसी तरह ब्लैकमेल करके पाकिस्तान की दूसरी क़यादत को अपने मामलात की जान छुड़ाऊं। अच्छा तलात साहब, लास्टली बस इट कैन गो ईदर वे। आपने अभी कोएलिशन को संभालने की बात की, कोएलिशन तो शायद संभाल लेंगे, शहबाज शरीफ साहब ये संभाल रहे हैं, लेकिन मईशत किसी से नहीं संभल रही है। हर गुजरता दिन हुकूमत को अनपॉपुलर ही कर रहा है, तो बेहतर नहीं है कि अभी इलेक्शन करा लेते, आगे बढ़ जाते, आने वाले दिन शायद और मुश्किलात अवाम के लिए लेके आए, आपकी अनपॉपुलैरिटी में और इजाफा हो?
देखिए, अगर पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल एक दिन की भी निगरान हुकूमत की मुतहम्मल होती तो हम पहले दिन ही बना देते। हमें शौक नहीं है कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बिला वजह जाया करते। हमने अपना सियासी नुकसान पाकिस्तान की खातिर किया है, पाकिस्तान की गरीब की रोटी की खातिर किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की खातिर किया, और ये इस वजह से किया है कि 4 साल लाडला मुसल्लत रहा है, 4 साल इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया है। हम तो हमेशा परफॉर्म करने वाले हैं। जब आया इकोनॉमी में बेहतर आई, जब आई लोगों को आसानियां पैदा की हैं, ऐसे मुश्किल हालात एक तरफ पाकिस्तान था और दूसरी तरफ सियासत थी। हमने सियासत बचाने की बजाय पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को और पाकिस्तान के डिफॉल्ट को बचाने के लिए अपने सियासत की जो क्या कहते हैं उस पर कुर्बानी दी है। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। वो कह रहे हैं कि जनाब देखने के लिए किया है कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद हासिल भी है ऐवान का, ये नहीं हासिल है। लेट्स सी क्या वैसे इससे क्या हासिल होगा। वैसे इकोनॉमी वाली बात तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं समझ आई कि कैसे बेहतरी आई है या फिर किस तरह बचाया गया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं बचाया गया, लेकिन इससे पहले जब भी हम आए बेहतरी आई है। अभी तो कोई बेहतरी नहीं आई है किसी भी सूरत। अच्छा, एक और पेनफुल टॉपिक जिसमें हम बात कर ही लेते हैं। अब इससे पहले भी बात हो रही थी, लेकिन कराची टेस्ट में जी वही होने जा रहा है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था, और अब्दुल्ला ने तो बड़े आराम से, वैसे इट माइट बी योर फॉल्ट। मैंने क्या किया? बिकॉज़ यू सेड इट। आपने वाइट वॉश वाला सीन आपने 1-2 दिन पहले कहा था, और ये कसूर हम आपको दे रहे हैं क्योंकि किसी को तो देना है। जैसे इमरान खान ढूंढ लेते हैं ना किसी पे मलबा, आजकल उन्होंने जनरल बाजवा को ढूंढा हुआ है, आपने मेरे पे ढूंढ लिया। बिल्कुल, थैंक यू। अब जब सिखा रहे हैं बड़े हमारे, तो हम भी वही करेंगे। तो जी पाकिस्तान टीम को होम ग्राउंड पर पहली बार इंग्लैंड के हाथों वाइट वॉश का सामना है, और मानना पड़ेगा कि जी इंग्लिश खिलाड़ियों ने कौमी टीम के खिलाफ झाड़ू फेर दिया। मतलब आई डोंट वांट टू यूज दीस टर्म्स बट आई हैव टू, बिकॉज ये लिटरली इतना ही मैचेस फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इसी तरह ही लग रहे हैं। और इंग्लिश कप्तान जो है बेन स्टोक्स, उनकी जारहाना हिकमत अमली ने तीनों टेस्ट में बाबर 11 के सारे प्लान जो हैं, अगर कोई प्लान थे, टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू वॉच दीज मैचेस ना, तो लगता नहीं है कि देयर वाज अ प्लान एवर, लेकिन जो भी था तो वो खत्म हो गया। मौजूदा टेस्ट सीरीज में बाबर आजम की इनफरादी कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब मद्दे मुकाबिल को देखकर अपनी हिकमत अमली अगर ये बनाते, लेकिन ऐसा किया नहीं, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन बाबर को बदले जाने के भी इम्कानात पैदा हो गए हैं। ये में भी बदलते वक्त के तकाजों के साथ हम आहंग नहीं कर पाए और ऑल्सो हमने पहले भी ये बात की है कि इंग्लैंड ने बहुत नए जो अप्रोचेस हैं, बहुत नए तरीक़ेकार जो हैं, इनोवेशंस जो हैं वो दिखाई हैं इन द पास्ट एज वेल। हमें भी बदल जाना चाहिए, हमें डेफिनेटली नए तरीके जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। इसी पे मजीद बात कर लेते हैं, बिकॉज वी वुड लाइक टू नो कि हुआ। अच्छा, सोहेल बड़ाई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, और पंजाब की सियासत पे ही, बाबल के पंजाब की सियासत पे जब बात होना तो पूरे मुल्क की सियासत होती है, तो उसी में बात हो रही है। लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि इमरान खान के खिलाफ केसेस में तेज़ी आ रही है, और तोशा खाना समेत उनके खिलाफ 5 अहम तरीन मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं, और इस्लामाबाद की अदालत ने उन्हें इमरान खान को टिरियन खान केस में आज ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। और ये वो मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान पर बज़ाहिर नाअहली का ख़तरा भी मंडला रहा है। सोहेल बड़ाई साहब से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया बड़ाई साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, पंजाब की सियासत में जो करवट आ रही है सभी देख रहे हैं। अब अहम यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही गिन कर एक एक चीज़ उठा कर इमरान खान के बयानिए की धज्जियाँ ही उड़ा रहे हैं। अपेरेंटली तो ऐसा ही लग रहा है। अब असेंबली में रहें या जाएं, काफ लीग और तहरीक इंसाफ इकट्ठे रह सकते हैं? देखिए, काफ लीग और पीटीआई जो है बावजूद इख्तलाफात के, बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही के तहफ़्फ़ुज़ात के इकट्ठी रहेंगी। उसकी वजह यह है कि इनके मफादात एक है। दोनों को अगला इलेक्शन नज़र आ रहा है, दोनों ने अगले मिल के इलेक्शन लड़ना है। पीटीआई के पास कोई चौधरी परवेज़ इलाही की सतह का सूबाई लीडर नहीं है, और चौधरी परवेज़ इलाही को पीटीआई के वोट लेने हैं। तो इसलिए इन दोनों का जो इत्तेहाद है वो कायम रहेगा, एक वोटों के लिए, दूसरा लीडरशिप के लिए। इमरान खान साहब को भी अभी परवेज़ इलाही साहब की ज़रूरत है असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने में, और ख़ासकर अगले इलेक्शन तक जाने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की मदद के बगैर वो नहीं जा सकते।
अच्छा सोहेल बराज साहब, एक मामला जिसपे चुप चुप करके तो बात हो ही रही थी, लेकिन इस तरह कोई ओपनली इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। आज से ज़ेर समात आने वाले बहुत से केसेस में एक अहम केस इमरान खान साहब की मुबैना बेटी का मामला भी है। और ये बात, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये सामने आती तो रही है बात, लेकिन इसका कोई दबाव कहीं नहीं था। कानूनी पहलू एक तरफ रख भी दें, इमरान खान साहब पर एक वाज़े जवाब का इखलाकी दबाव तो डेफिनेटली होगा। और अब जब बात हो रही है तो उनको कुछ तो शायद स्टेटमेंट देनी चाहिए। आप समझते हैं कि खान साहब के मानने वालों पर इसका असर पड़ेगा कि खान साहब क्या पोजीशन लेते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इस केस का कोई इमरान खान साहब के हामियों पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक ओवरऑल शख्सियत पर तो असर पड़ता है। आप इस तरह कतरा कतरा अगर गिरता रहे इखलाकी तौर पर तो फिर ओवरऑल एक फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये कहना कि कोई ड्रामाई असर पड़ जाएगा, आज जो केस है टेरीन का वो अदालत में जाएगा तो सुबह लोगों के ख़यालात बदल जाएंगे, मेरा ख्याल है ऐसा ना होता है ना होगा। ये वक्त बड़ा लगता है लोगों के ख़यालात तब्दील होने में, सियासत तब्दील होने में, सियासी नज़रियात तब्दील होने में सालों लग जाते हैं। वो कतरा कतरा एक्चुअली पड़ ही रहा है। अब पंजाब की सियासत से जुड़ी एक और अहम चीज़ है बड़ाइद साहब, पीपल्स पार्टी का गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक होना भी है। फ़िलहाल तो उनका किरदार ज़रा राब्ता कारी पर ही है, लेकिन कोशिश पार्टी की यही है कि पंजाब में किसी तरह रिवाइव किया जा सके अपने आप को। आपको लगता है कि आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बतौर जमात एक फैक्टर बन सकती है पंजाब में? मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी अभी पंजाब में इस पोजीशन में है, सिवाय कि 8-10 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर उनके कैंडिडेट अच्छे हैं, वो अपनी पोजीशन बना लेंगे। जैसे गिलानी हैं, मुल्तान में मखदूम अहमद महमूद है, इस तरह से कुछ शख्सियात, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में कुछ शख्सियात हैं, तो ये तो अपना रोल अदा कर सकेंगी अपने अपने इलाकों में। लेकिन ओवरऑल कोई पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो दोबारा से खड़ा हो जाए और दोबारा से कैंडिडेट्स उसके जिसके काबिल हो जाएं, ये नहीं। हाँ, जरदारी साहब का रोल रहेगा, जरदारी साहब का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी सियासत पर, पंजाब में भी उनके सारी लीडरशिप के साथ राब्ते हैं, वो अपना असर जो जेब वाला असर है, ज़ाती असर, ये ज़रूर इस्तेमाल करते रहेंगे। चलिए जी, सियासी असर और रसूख ज़रूर इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन अभी उतना पॉलिटिकल गेन पीपल्स पार्टी को बड़ाइद साहब के मुताबिक पंजाब में हासिल नहीं है, वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अगर कोशिश करते रहेंगे तो लेट्स सी, हर दिन एक नया मोड़ होता है, हर दिन एक नई डेवलपमेंट होती है, सो वी विल लीव इट एट दैट। मौसम की बात करते हैं और मुल्क भर में इन दिनों आपको पता ही है कि खुश सर्दी का राज है। लाहौर में स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सामना है, और कोरोना और डेंगू तो चल ही रहा था, और अब उसमें ऐड आप कर दें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी समेत दीगर मौसमी बीमारियाँ। अब मौसमी फल मुझे अच्छे लगते हैं, मौसमी बीमारियाँ जो है ना, ये मुझे बहुत है। लाहौर में जिल्द की बीमारियाँ भी हो रही हैं लोगों को, खास स्मॉग की वजह से आंखों की बीमारियाँ हो रही हैं। बुजुर्ग और बच्चे बहुत मुतासर हो रहे हैं। दिसंबर में आमतौर पर बारिशों का एक आधा स्पेल आ जाता है जिससे मौसम बेहतर हो जाता है, एटलीस्ट वो धुआं गर्दो गुबार बैठ जाती है, बीमारियां कम हो जाती हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। दिसंबर आखिर की तरफ पड़ रहा है, बारिश हुई नहीं है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मौसम की मुनासिबत से ग़िज़ा का इस्तेमाल हमें बीमारियों से महफूज रख सकता है। कॉफ़ी, चाय, कहवा, सूप, अंडे वगैरह। और सर्दी में आमतौर पर लोग पानी का इस्तेमाल ज़रा कम कर देते हैं, इसलिए वो भी अपना बैलेंस रखें, उस कमी को दूर करना बड़ा ज़रूरी है। इस पे ज़रा हम मौसम की सबसे पहले तो सूरत हाल जान लेते हैं। बिल्कुल जी, डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात महर साहिबजाद ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि मुल्क भर में ये तो हमें पता ही है कि सर्दी का मौसम है और टेम्परेचर जो है वो नीचे ही जा रहा है, जो कि मामूल की बात है, लेकिन इस खुश सर्दी के कुछ मसाइल भी हैं जिनको हमने अभी गिनवाया है। बारिश का इम्कान कहीं आपको नज़र आ रहा है? ये सर्दी जो है अभी तक जो नज़र आ रहा है, ये खुशक सर्दी चलती रहेगी, लेकिन इसके जो है मसाइल ये होता है कि जब दिसंबर के महीने में बारिश नहीं होती तो धुंध का दौरानिया जो होता है वो बढ़ जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि पंजाब के मैदानी इलाके या सिंध के जो हैं मैदानी इलाके, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो धुंध की इतलात मिल रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा मसला जो होता है कि जो धुंध है उसका दौरानिया ज़्यादा होता है, इसलिए आने वाले दिनों में अभी तक आप कह सकते हैं कि ये दिसंबर का पूरा महीना तकरीबन बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन हमारे जो इंतहाई शुमाली इलाके हैं, गिलगित, हुंजा,
या इन इलाकों में कोई एक वेस्टर्ली वेव गुजरेगी जो वहाँ पे हल्की या थोड़ी सी बर्फ़बारी का बायस बनेगी। लेकिन उस बर्फ़बारी के साथ जो है नीचे जो है असर होगा कि जी फिर टेम्परेचर थोड़े से ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कम होंगे और थोड़ी सी सर्दी जो है वो ज़्यादा होने के इम्कानात हैं। अच्छा ये बताइएगा प्लीज़ कि बारिशों के आने वाले स्पेल के बाद स्मॉग या धुंध में कमी का चांस तो होगा ही, लेकिन किसानों के लिए बारिशें कितनी मुफीद हो सकती हैं या नुकसान हो सकता है उल्टा? चूँकि आपने देखा होगा कि ये नवंबर दिसंबर में गंदम की बुआई का मौसम होता है और नॉर्मली गंदम को जो पहला पानी होता है वो दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में देते हैं। तो किसानों के लिए अगर जनवरी में कोई बारिश होती है तो वो तो बहुत मुफीद होती है, ख़ास तौर पे गंदम की फसल के लिए, चाहे वो मैदानी इलाकों में हो चाहे वो हमारे ये पोठवार के इलाके जो हैं पहाड़ी इलाके इनमें हो। बारिश जो है इस दौरान जो होगी वो बहुत उसके मस्बत असरात होंगे। अच्छा ये भी बताइएगा मेहर साहिबजाद साहब कि अब भी मुल्क के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से सैलाब का पानी जो है उसे नहीं निकाला जा सका, और सिंध बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में तो अब भी लोग जो हैं वो बेघर हैं, खैमों में रह रहे हैं। तो हालिया मौसम में उन्हें क्या एहतियात करना होगी? वैसे तो कैसे कर सकते हैं वो कोई भी एहतियात, और बारिशों में किन खतरात का सामना हो सकता है? देखें जी, चाहे बारिश हो या चाहे वैसे हो, जो हमारे भाई या जो भी हैं सिंध में या बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई थी वहाँ से पानी नहीं उतरा और लोगों के घरों को भी नुकसानात हुए थे, वो खेमों में रह रहे हैं। तो उनके लिए तो अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत भी है कि जी वैसे उनके सर्दी से बचें। सर्दी से देखें जी, खेमे में रह के जो सूरत हाल होती है वो जो घरों में रहते हैं उनको भी एहसास होना चाहिए। लेकिन ये है कि बहरहाल सर्दी चाहे बारिश के बाद हो या वैसे खुशक सर्दी हो तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जिससे एक दफ़ा फिर आपको याद करा दें कि जो बेघर लोग हैं, फ्लड इफेक्टीज़ हैं हमारे, अभी भी उनको मदद की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो खेमे में रह रहे हैं, मतलब हमें इतनी सी ठंड में ठंड लग रही है, नहीं निकाला जा सकता है, सोच लें कि उनका क्या हाल होगा। तो प्लीज़ मदद करें। अब तो उनको कंबल और गर्म कपड़े और इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है। सो कीप एट इट प्लीज़, आप ये देते रहें। कमिंग बैक टू मौसम, एक और चीज़ हम आपको एयर इंडेक्स क्वालिटी का रोज़ बताते हैं। तो आज पहले नंबर पे है कराची। यस, एंड यू विल नॉट बिलीव कि लाहौर कौन से नंबर पे है। ऑब्वियसली आप समझेंगे दूसरे नंबर पे लाहौर ही होगा, लेकिन नॉट एट ऑल। छठे नंबर पे लाहौर है, बीच में और भी कुछ शहर हैं वो आगे हैं, हमारे नहीं हैं, शुक्र है। लेकिन फर्स्ट पे कराची, सिक्स्थ पे लाहौर। एंड आई नो इट साउंड्स एज इफ कि मैं बड़ी तारीफ़ कर रही हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। कराची आपको पता ही है, स्ट्रीट क्राइम एक पुराना मसला है। स्ट्रीट क्रिमिनल ज़रा सी मुज़ाहमत पर जान लेने से भी दरेख नहीं करते। इंजीनियरिंग के तालिब इल्म बिलाल और कोरंगी में एक और नौजवान का कत्ल अभी ताज़ा वाक़यात हैं। आदादो शुमार के मुताबिक कराची में रवां साल नवंबर तक डाकुओं के हाथों 100 से ज़ायद शहरी जान गंवा चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की 81,000 वारदातें हुई हैं, 52,000 मोटरसाइकिलें और 2,200 कारें और 26,500 मोबाइल फ़ोन छीने जा चुके हैं। सो ये तो हैं आदाद शुमार। अच्छा, और सबसे ख़तरनाक बात, और कहेंगे आप जो भी कहना चाहें, सब कुछ ऑन वीडियो है। बहुत सी चीज़ें, मतलब अब मोस्टली इस किस्म की वारदातें जो होती हैं वो ऑन सीसीटीवी कैमरा आपको नजर भी आ जाती है। आईजी सिंध ने इस सिलसिले में कहा था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि जब तक इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी नहीं आती जराइम पर काबू पाना मुश्किल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे वैसे भी हमारी पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन कराची में हम कहेंगे कि एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम्स की लहर जो है वो तेज़ हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी इतनी कम हुई भी नहीं थी। दिन दहाड़े लूट मार है और शहरी मारे जा रहे हैं। ये बता दें कि इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है, और बल्दियाती इलेक्शन ऑब्वियसली करीब है, उसके हवाले से भी आपसे पूछेंगे कि ये फैक्टर नहीं बनेगा उसमें। देखिए जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पूरे कराची की हम बात करें, लेकिन पूरे दुनिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कराची जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है पॉपुलेशन का भी, और इसके बावजूद भी सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस खास तौर पर जो है वो काफ़ी इस वक्त एक्शन में नज़र आ रही है। डेली की बुनियाद पर काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और काफ़ी तरह की चीज़ें जो है उन लोगों को गिरफ्तार करके
और काफ़ी चीज़ें रिकवर भी की जा रही हैं। और पुलिस बिल्कुल इसमें फुली विजिलेंट भी है और डेफिनेटली गुर्बत की वजह से भी लोग जो है स्ट्रीट क्राइम पढ़ते हैं और जो इस वक्त इकोनॉमी की पोजीशन है डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ी वरी पोजीशन है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं कि उसमें किसी को भी इजाज़त दे दी जाएगी कि गुर्बत की वजह से या मेट्रोपोलिटन सिटी की वजह से जो है किसी को ये इजाज़त दे दी जाए। लेकिन पुलिस जो है वो फुली एक्शन में है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबियाँ भी हो रही हैं। अब उनको कोर्ट्स में पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि इन लोगों को सजाएं मिलेंगी तो इंशाल्लाह बाकी लोग इस वक्त सबक सीखेंगे। अच्छा शर्जील साहब, हालिया स्ट्रीट क्राइम से मुजाहिमत पर लोग मारे गए हैं, अभी ये नौजवानों वाला वाक़या, ज़ख्मी भी हुए हैं। पुलिस हुक्काम की जानिब से फौरी मशवरा ये दस्तयाब आया कि लोग मुजाहिमत ना करें। आप समझते हैं कि माकूल बात है? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली मतलब इसके दोनों पहलू हैं। एक तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जी कोई भी आपके पास गन पॉइंट पे आए तो आप उसको कोई चीज़ उठा के दे दें, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी अगर कोई गन पॉइंट पर है आपको रखकर बैठा है तो आप उससे लड़ाई करना शुरू कर दें। तो दोनों उसकी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ चंद इस तरह के वाक़यात हुए हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस पे जो है वो अफसोसनाक तरह की एक तो किलिंग्स हुई हैं, कुछ किलिंग्स हुई हैं, लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि अब ये पुलिस जिस तरह कार्रवाई को बढ़ा रही है और अपने एक्शन को तेज कर रही है, इंशाल्लाह इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। चलिए, ये तो आपने समझा दिया है, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे ही शो पे आईजी सिंध से बात हुई थी और वो समझते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को डील करने के लिए कवानीन में तरमीम ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर पुलिस वालों की गवाही जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए और बहुत ही उन्होंने खैर बहुत सी बातें की और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर काम जो है वो जल्दी हो जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, इस पर कुछ काम हो रहा है, कुछ डिबेट्स चल रही हैं? देखिए जी, कानून शहादत के भी कवानीन है और उसमें जो बेहतर से बेहतर कवानीन थे वो सिंध हुकूमत पैदा करके ले आई है। वो वाहिद सिंध हुकूमत है जिसने विटनेस प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस करवाया और विटनेस को प्रोटेक्शन दी जा रही है। मतलब जहाँ अगर किसी को ये फियर हो कि अगर हमने गवाही दी तो हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए लॉ सिंध हुकूमत ने बनाया है, जिसने असेंबली में पास किया है और उसमें हर विटनेस को प्रोटेक्शन जो है वो सरकार फराहम करेगी ताकि उसको कोई किसी किस्म का फियर ना हो। जहाँ तक ये बात है कि जी पुलिस की गवाही काबिल कबूल हो तो वो उसकी कानून में इस वक्त हमेशा जो है वो किसी भी किस्म के क्रिमिनल लॉ हो उसमें उसकी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जो बेहतर से बेहतर लॉ कुछ बनाए गए हैं और कुछ को बनाने की जरूरत होगी तो उसको भी डेफिनेटली गवर्नमेंट कंसीडर करेगी। इस वक्त जो है जो लोग इसमें बेल्स पे निकलते हैं उनके लिए भी ट्रैकर्स और उस पर भी काम चल रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट सीरियसली इन सारे ऑप्शंस पे गौर भी कर रही है और उन पे काम भी कर रही है। वैसे ये बात बड़ी पुरानी हो गई है, ये उस पर काम चल रहा है, हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स निकलते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, वो बेल पे होते हैं जिस तरह आपने सही कहा। उसके बाद फिर वो एंकल ब्रेसलेट होती है जो कि ट्रैक करती है कि वो किधर जा रहे हैं, उस पर भी बात होती रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरे हो, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स वो तो काम ही नहीं करते, मतलब जहाँ देखो कि कैमरास लगे भी हुए हैं, दे डोंट वर्क। तो ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो अब तक हो जानी चाहिए थी। अच्छा, बहुत कुछ होना बाकी है पंजाब की, पर्टिकुलरली जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है। सुबह यही बात की जा रही थी कि अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी, फिर बीच में कहीं मामला ऐसा लग रहा था नहीं होने जा रहा, लेकिन रात को 10 बजे के करीब ये खबर सामने आ गई। अब वज़ीर आला पंजाब में क्या ऑन बोर्ड हैं सारे मामले में, ज़ाहिर पता तो है उन्हें। इससे पहले वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि 99% अरकान असम्बली तोड़ने के ख़िलाफ़ हैं। पंजाब में सियासी मुस्तक़बिल क्या हो सकता है, और इस सारे मामले में ये भी हमें गौर करना चाहिए कि पहले 3.5 पौने 4 साल उस्मान बुज़दार साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब पर बरसर इक़्तिदार रहे हैं। अब आप अगर पंजाब में रहते हैं तो आई डोंट नो हाउ यू मस्ट फील अबाउट इट, लेकिन अब भी म्यूजिकल चेयर आवाम के साथ चल रही है। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल मुनीब, सबसे पहले तो यही बता दें कि ये तहरीक अदम एतमाद की बड़ी लेट नाइट जो खबर आई है, तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही को पता होगा, ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि ये होने वाला है। बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, इट्स अ वेल थॉट आउट प्लान
और ये यकीनी तौर पर परवेज़ इलाही साहब को बहैसियत चीफ मिनिस्टर पंजाब पता था, और जिस कन्वीनियंस से, जिस आसानी के साथ ये तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, यानी सेक्रेटरी असम्बली रात 10 बजे भी मौजूद हैं असम्बली के अंदर ये तहरीक अदम एतमाद मौसूल करने के लिए, और वो असम्बली जो कि डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो असम्बली जिसके स्पीकर जो हैं वो सब्तान खान साहब हैं, वो असम्बली जिसके अंदर जो लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर वो जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लगाए हुए हैं, वो लोग उस वक्त मौजूद थे और तरीके से सारे मामलात को उन्होंने फैसिलिटेट किया, और एज वी स्पीक शायद आज नोटिस भी इशू हो गए हों तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। तो ये कोइंसिडेंस से ज़रा, इत्तेफाक से ज़रा बढ़ के बात है, लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है वो मुझे और आपको, हमें खुद को धोखे में नहीं रखना चाहिए और ना ही अवाम को धोखे में रखना चाहिए। ये सब किसी न किसी अरेंजमेंट के तहत ही हो रहा है। अच्छा, अब इस अरेंजमेंट का आगे क्या बनेगा? क्योंकि फवाद चौधरी कह चुके कि अगर परवेज़ इलाही असेंबली नहीं तोड़ते तो हम अपना फैसला करेंगे। खैर, अब तो तहरीक अदम एतमादी जमा हो गई है। आने वाले दिन सियासत में कोई तब्दीली लेके आएंगे? क्योंकि इससे पहले हम सुहेल वड़ाइद साहब से भी बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन काफ लीग स्टिक करेगी PTI के साथ, क्योंकि पंजाब में उनको कोई पंजाब की सतह का लीडर चाहिए PTI को, और चौधरी साहब को PTI के वोट चाहिए। देखिए, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही अपना मुस्तकबिल देखते हैं, खास तौर पर चौधरी मोहम्मद इलाही साहब, और उनकी बड़ा मेजर टिल्ट है जनाब इमरान खान की जानिब और उनकी जमात की जानिब। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि चौधरी मोहम्मद इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, वो चौधरी साहब को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन चौधरी साहब के ऊपर अपना व्यू डोमिनेट नहीं करवा सकते, मुझे लगता है अभी तक। और एक बात यह है कि चौधरी मोहम्मद इलाही साहब मुस्लिम लीग काफ की तरफ से वो MNA ज़रूर हैं, लेकिन वो MPA नहीं है, लिहाजा वो उनका वोट भी नहीं है पंजाब असम्बली के अंदर। वो कन्विंस ज़रूर करवा सकते हैं, कन्विंस पहले भी उन्होंने किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, लेकिन जो मुझे लगता है कि ख़ास वो खुसूसी यात्रा थी पिछले 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की और चौधरी मोहम्मद इलाही साहब की, और जिसके बारे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फिर कहा भी कि एस्टैब्लिशमेंट की क्या तवक्को है, जो कि समझ भी आती है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपना जहन बना चुके हैं। असम्बली तो फ़िलहाल तो तहलील उस तरह से होते हुए नज़र नहीं आ रही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी, और ये भी जहन में रखिए कि कल यानी बुध को 21 को पहले एतमाद का वोट लेना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो चीफ मिनिस्टर इस वक्त मौजूद हैं जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। और अगर तहरीक इंसाफ सीरियस है असेंबली तहलील करवाने में के लिए, तो पहले तो उनको ये हर्डल क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शाम 4 बजे पूरी तहरीक इंसाफ के मेंबरान मौजूद हों, और समेत चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अरकान की, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 186 का जो मैजिकल नंबर है उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाएं। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना जीत सके तो ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर पंजाब। फिर गवर्नर किसी और कैंडिडेट को, किसी और को भी कह सकते हैं कि आपके पास अगर अक्सरियत है तो आप एतमाद का वोट ले लें, आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं। और ये भी मुमकिन है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इन कोई ड्रामा हो, कोई मैजिकल इवेंट हो कल ऐसा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करें PTI के वोट के साथ, और साथ ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर PDM के साथ उनके मामलात अगर इफ एट ऑल दुरुस्त हो जाते हैं और PDM उन्हें लेना चाहती है और दोनों साइड एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, तो वो बतौर PDM के कैंडिडेट के कल ही दोबारा भी मुंतखब हो सकते हैं एज वज़ीर आला पंजाब PDM के वोट्स के साथ। टाइम बड़ा कम है वैसे सारा कुछ और इस होने में पेशरफ्त इतनी पता नहीं PDM पिछले हफ्ते में हमने बड़ी पेशरफ्त देखी तो है, जरदारी साहब भी मिले हैं और भी हमें बड़ी खबरें मिल रही हैं, तो इट कैन गो आइदर वे। आपको लगता है कि ये 50-50 चांस है परवेज़ इलाही कैन गो विद PDM एज वेल, या फिर ऑब्वियसली स्टिक अराउंड विद PTI जिनकी अभी तक उन्होंने वैसे बात नहीं मानी असेंबली तहलील करने की? देखिए, with PTI and all the बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन है, so it's always a coin toss. You can't really predict. और या मैं आपको या कोई भी शायद इस वक्त एज वी स्पीक कोई वाटर टाइट गारंटी तो दे नहीं सकता कि हाउ द थिंग्स विल पैन आउट या आगे जाके चीजें कैसे निकलेंगी। बट ये बात जरूर है कि ये बड़ी जिसे कहते हैं ना कि वो these are moments of delivery, कि कुछ भी डिलीवर हो सकता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर।
और जो आसिफ जरदारी साहब तशरीफ रखते हैं लाहौर के अंदर, कल रात को भी वो एक किसी की रिहाइश गाह पर, एक बड़ी शख्सियत है उनकी रिहाइश गाह पर 3 घंटे से ज़्यादा मौजूद थे और वहाँ पर सुना है कि कुछ और अहम शख्सियात भी बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के वहाँ पर तशरीफ ले गई। तो बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि बेशक डेगर्स ड्रॉन सही बिटवीन PDM एंड चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जमात, लेकिन इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जमात जो है वो भी ये चाहती है कि असेंबली तहलील ना हो। बहुत से PTI के अरकान जिनके तरक्याती काम अभी तक पेंडिंग है वो भी चाहते हैं कि असेंबली तहलील ना हो, लेकिन जनाब इमरान खान और उनके कुछ रफ़का जो उनके साथ हैं, जिनको ये बात हजम नहीं होती कि पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला है, जिनके अपने बहुत से मसाइल हैं, जो खुद बड़े एम्बिशियस हैं, रहे भी हैं कि उनको कुछ मिले और नहीं मिल सका, वो इस तरफ टिल्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं जी असेंबली तहलील होनी चाहिए, जिससे एक सियासी तलातुब पैदा हो और मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि एक इन दोनों असेंबलीज के इलेक्शंस हो जाए। लेकिन अब मुझे कम से कम लगता है कि 23 को तो ये होने नहीं जा रहा। अगर परवेज़ इलाही साहब कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेते हैं तो फिर आगे उनके सामने दूसरी हर्डल मौजूद है तहरीक अदम एतमाद की। वो कल से अगर हम डे काउंट करें तो नॉट लेटर देन 7 डेज, तो अगर 23 को नहीं होगी तो फिर मतलब आप ये देखिए 27-28 को उसके ऊपर वोटिंग करानी होगी। क्या PDM के पास तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए वोट्स हैं? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि बहुत से मेंबरान, सर्दियों के दिन हैं, कुछ लोग वेकेशन पे भी गए होते हैं, क्या सारे लोग मौजूद होंगे नहीं होंगे? कल तहरीक एतमाद का वोट लेने के लिए तमाम लोग मौजूद होंगे या नहीं होंगे? सो देयर इज अ लॉट ऑफ इसके साथ बहुत सी चीज़ें अटैच्ड हैं, केवियट्स लगा के हम बात कर रहे हैं, एंड इफ इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड एट दिस मोमेंट। सो इस वक्त तो हम ये पॉसिबिलिटीज हैं जिनके ऊपर हम जो हर गुजरते घंटे के साथ एक्चुअली सूरत हाल बदल रही है। सो कल बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, एतमाद का वोट हासिल कर पाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही या नहीं कर पाते, उसके बाद क्या तस्वीर बनती है वो भी काबिल दीद होगी और उसके बाद बाकी मराहिल आएंगे। मुनीब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और ऑफ कोर्स बाकी तो हम चीज़ें स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये सवाल कर रहे होते हैं ना अपने एनालिस्ट से भी, एक्सपर्ट से भी, इवन व्हेन पॉलिटिशियंस आर विद अस, तो इंटेग्रिटी हैज़ नो रोल टू प्ले देयर। मतलब अभी यही सवाल कर लेना कि कल परवेज़ इलाही की अगर फॉर केस इन पॉइंट हम एग्जांपल लें कि वो PDM के साथ हो जाएं या फिर PTI के साथ ही स्टिक अराउंड करें, इंटेग्रिटी क्या चीज़ होती है? मतलब जहाँ आपको लगे द राइट प्लेस टू बी, आपको यू शुड स्टिक विद देम, कि किसी भी चीज़ पे माइल हो जाए इधर उधर। कुछ खास सियासतदानों के बारे में कहते हैं भाई बड़े वज़ादार लोग हैं। भाई कौन सी वज़ादारी, जब आप वादा करें दुआएं खैर करें, अगले दिन जाके अपनी पार्टी बदल लें और अब फिर एट दिस स्टेज आप वफादारियां या फिर सपोर्ट बदलने का सोच रहे हो, तो ये कौन सी वज़ादारी में ऐसा होता है? तो लिहाजा अगर अवाम ऐसे सवाल कर लेना कि भाई इनका तो कुछ नहीं पता, इधर भी जा सकते हैं उधर भी, तो वी आर राइट टू आस्क, बिकॉज ये पूरा हिस्ट्री जो है ये हमें दिखाती है, बल्कि इस वक्त प्रेजेंट हमें ये दिखा रहा है कि दे कैन बेंड एनीवेयर दे वांट टू। तो प्लीज ये वज़ादारी के लेक्चर तो ना दिया करें प्लीज, वो उसको तो आउट कर दें। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया भट्टी साहब, अपने वक्त दिया। भट्टी साहब, अब इमरान खान साहब आपको पता ही है असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर बैठे हैं, साथ ही जनरल रिटायर्ड बाजवा पर कॉमन से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें एक तरफ रख दिया जाए, तो चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ ना तोड़ने के हक़ में दलाइल भी दे चुके हैं जो बज़ाहिर इतने गलत नहीं हैं। अब तासुर यही है कि खान साहब की पार्टी भी तैयार नहीं है, एज़ इन उनके अपने अरकान भी। तो क्या इसके बावजूद अपने प्लान के मुताबिक ये आगे इन्हें बढ़ना चाहिए या नज़रसानी कर लेनी चाहिए? वैसे तो अब मामला खटाई में एनीवेज पड़ गया है। नंबर 1 कि क्या गारंटी है कि जब हम असम्बलियाँ तोड़ें तो इलेक्शन हो जाए। नंबर 2, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई तो नंबर 3 पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी हमारी सारी, कि जो PDM की हुकूमत है और नवाज़ शरीफ साहब से राना सना तक और जरदारी साहब से बिलावल भुट्टो तक सारे हमें गिरफ़्तार करना चाहते हैं। अगर ये KPK और पंजाब असम्बलियाँ चली गई तो मुकदमे होंगे, गिरफ़्तारियाँ होंगी और हम और अगले इलेक्शन आने तक हमारा अच्छा खासा ये काम कर चुके होंगे। नंबर 4, तरक्याती फ़ंड्स जो हमने अभी दिए हैं। साईं उस्मान बुज़दार ने 3 साल 7 महीने 25 दिनों में तहरीक इंसाफ की मंजी ठोक दी पंजाब में, तो लिहाजा ये जो फ़ंड्स दिए हैं इनको थोड़ा सा खर्च हो लेने दें, वरना अगले आएंगे तख्तियाँ लगा के चले जाएंगे। नंबर 5
कि ये हम मुशावरती अमल से बाहर हो जाएंगे। निगरान हुकूमत जब हम आपस में नहीं बैठेंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा और उसमें निगरान, वज़ीर आला और सेटअप, निगरान सेटअप कोई भी आ सकता है। अगर हम चले गए तो जिस तरह इसाक डार, सलमान शहबाज ड्राई क्लीन हो गए, नवाज शरीफ भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ आएंगे और ड्राई क्लीन होकर हमारे सामने खड़े होंगे। ओके, लेट्स सी उधर क्या होता है। भट्टी साहब, इमरान खान के लिए ये सियासी चैलेंजेस तो अपनी जगह, कुछ कानूनी चैलेंजेस भी खड़े हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन में बहुत से केसेस आपको पता है वो हैं, हाई कोर्ट में भी हैं। तो क्या आपको नज़र आता है कि खान साहब बाय एनी चांस नाअहल भी हो सकते हैं या फिर इसका कोई चांस ही नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत चांसेस हैं और इमरान खान साहब को इन चांसेस का पता है, तभी वो जल्दी कर रहे हैं इलेक्शन में जाने की, इलेक्शन लड़ने की, कि ताकि उनको पता है कि ये पूरा सिस्टम एक तरफ है और मुझे नाइल करवाएगा, जेल में भी डलवाने की कोशिश करेगा। और फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो लेवल प्लेइंग फील्ड किया जाता है, मतलब अगर नवाज शरीफ नायल हैं और जेल में हैं तो इमरान खान को भी नायल हो और जेल में हो, ताकि हम दोनों जमातें बगैर अपने बड़ों के इलेक्शन लड़ें। लेकिन अगर इमरान खान अहल हैं और बाहर हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब को अहल किया जाए और उनको भी हमें लीड करने दिया है मुस्लिम लीग नून को। तो इमरान खान को पता है कि उनके इस पूरा सिस्टम अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि कल तक जो रोते थे कि नैब न्याजी गठजोड़ है, आज सारे इदारे PDM गठजोड़ है। दूसरा दुख की बात यह है कि कल तक रोते थे कि इमरान खान हमारे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है और झूठे मुकदमे कर रहा है। आज वही इमरान खान के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और झूठे मुकदमे भी हो रहे हैं। तो इमरान खान को भी पता है और कानूनी घेरा भी तंग हो रहा है। तो मुझे कोई मोजज़ा ही है इमरान खान को इन चीज़ों से बचा सके। थैंक यू भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। खैर बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे, अभी सियासत की बात नहीं करेंगे। कराज वो जो पहला सीन दिखाया था ना जिसमें वो भैंसा के वो भैंस नहीं है, वो क्या थी, गाय। बट यू सॉ एंड यू नो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मुझे अब्दुल्ला को बड़ा मजा आता है कि मुझे ऑन एयर ना करेक्शन, भैंस एंड गाय, काऊ, हाँ काऊ, ठीक है। हालांकि आपको पता है ना कि बिल्कुल, और बफलो, ये नहीं आपको पता था कि वो काऊ है कि बफलो है, लेकिन भैंस थी या गाय थी, जो भी था वो खतरनाक हो सकता है। हाँ वैसे टू बी ऑनेस्ट ठीक है, ये गायें यहाँ पर बैठी रहती हैं, लेकिन ये इनके बैठने की जगह पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। आई एम सॉरी अली इमरान, विद ड्यू रिस्पेक्ट अली इमरान, मना कर दिया जाए प्लीज, यू आर नॉट अलाउड। या बोर्ड लगा लेना चाहिए ना कि गाय पढ़ ले आके कि आई एम नॉट अलाउड टू सिट हियर। नहीं मतलब वो क्यों बैठी हुई है बीच सड़क के यार, ये एक्सीडेंट का बाइस बन सकती हैं इतना। ये क्या बात है कि सुबह बैठती हैं शाम को चली जाती हैं, ये मतलब उन्हें समझाया हुआ है बीच में अगर कहीं उठ के चहलकदमी उन्होंने करना शुरू कर दी तो गाड़ी में आके लगेंगी वो। पीपल वॉचिंग कह रही हैं। बट एनीवे मूविंग ऑन, और एक बड़ा सीरियस इशू, और पिछले घंटे में हमने इसका जिक्र भी किया था कि सर्दियाँ बहुत हो गई हैं और आपको पता है कि हमारे इस वक्त सैलाब मुतासरीन के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि अभी भी उनके हालात जो हैं वो कुछ बेहतर नहीं हुए। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतासर होने वाले हज़ारों सैलाब ज़दगान जो हैं वो अभी तक खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और इस सर्द मौसम ने सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। किसी के लिए भी कर दिया। आपको पता है गैस वगैरह तो वैसे ही आम लोगों के घरों में नहीं आ रही, लेट अलोन यहाँ जो अभी तक खैमों में बैठे हुए हैं लोग, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। हौसला अफजा बात यह है कि बाज़ इमदादी इदारे जो हैं वो सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, जिसमें हिलाल अहमर पाकिस्तान पेश है। हिलाल अहमर पाकिस्तान की जानिब से मुतासरीन ने सैलाब को न सिर्फ सैलाब के इब्तदाई दिनों में खाने पीने के सामान समेत दीगर ज़रूरी अशिया पहुँचाई गई थी, बल्कि ये तंजीब सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तक मसरूफ़ अमल है। आज हिलाल अहमर डे भी है और इसी सिलसिले में हमने आज ज़हमत दी है कंवर वसीम साहब को, जो सेक्रेटरी हैं हिलाल अहमर पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने वक्त दिया। कंवर साहब, ज़ाहिर है एक हिस्ट्री है दहाइयों पर मुहित, जिसमें हिलाल अहमर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में हिलाल अहमर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाती रही है, लोगों की मदद करते रहे हैं। हमारी जो रीसेंट कैटास्ट्रॉफी है, जो सैलाब की तबाहकारी है, जो अभी भी सही तरह से हम हैंडल नहीं कर पाए हैं, उसके कुछ स्टैट्स दें हमें, आप लोगों ने किस तरह से लोगों की मदद की जाए। जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान हिलाल अहमर की आज 76वीं सालगिरह है। 20 दिसंबर 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नोटिफिकेशन निकाल के पाकिस्तान रेड क्रॉस
सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। बाद में फिर 1974 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चेंज हुआ और उसमें उसको पाकिस्तान रेड क्रिसेंट कर दिया गया, यानी हिलाले अहमर। तो बेसिकली ये रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में। वैसे दुनिया में ये 156 साल हो गए इस तंजीम को पूरी दुनिया में बने हुए। बहरहाल आपके सवाल का जवाब है, जाहिर है हम सब जानते हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, कि बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, लेकिन सिंध में ख़ास तौर पर इस वक्त हम पूरी तरीके से 16 से 18 अज़ला में काम कर रहे हैं। हमारे 450 से 500 रज़ाकार और स्टाफ इस वक्त दिन रात लगे हुए हैं, कई महीनों से लगे हुए हैं। और शुरू में इमरजेंसी रिस्पांस के साथ साथ रिलीफ जब हमने शुरू किया तो ये इतनी बड़ी आफत है कि रिलीफ अब तक चल रहा है। नॉर्मली महीना, 1.5 महीना, 2-2.5 महीने में रिलीफ ख़त्म हो जाता है। अब तक रिलीफ चल रहा है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, दादू के कुछ इलाके हैं, केन शाह में है, कंबर शहदाद कोट में है, शिकारपुर में है, जैकबाबाद में है, कश्मीर में अभी तक ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी 10-10 फीट खड़ा है। मैं भी चंद रोज़ पहले ही नॉर्दर्न सिंध के दौरे से आया हूँ, तो अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो लैंड लॉक हो गया ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। अब अगर फिर ऊपर से जुल्म जो आपने अभी इशारा किया सर्दी का, वो एक बहुत बड़ा एक और चैलेंज है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। इस वक्त रेड क्रिसेंट सिंध में तकरीबन 60,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हम NFIs और फूड दे चुके हैं। यानी NFIs हम बोलते हैं नॉट फूड आइटम्स को ना, जिसमें टेंट्स होते हैं और बहुत सारी बर्तन होते हैं, हाइजीन किट्स होती हैं और बहुत सारी घरेलू इस्तेमाल की अशिया होती हैं। 60,000 फैमिली अब तक, और जारी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। 60,000 फैमिली को अगर आप इंडिविजुअल से देंगे तो वो तो फिर लाखों में बन जाएगा। इसी तरीके से हमारी मोबाइल हेल्थ टीमें काम कर रही हैं। वो रोज़ाना सुबह 9 बजे निकलती हैं और शाम 6 बजे तक गाँव में, गोठों में, देहातों में, दूर अफ्ताद इलाकों में जाके वहाँ पर मरीज़ों को देखती हैं। और ना सिर्फ उनको देखती हैं बल्कि इसके साथ साथ वहीं पर ही सारा दिन अवेयरनेस सेशंस भी होते हैं, हाइजीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर। खारिश हो रही है, मलेरिया हो रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज़ एक बहुत बड़ा मसला है। उनके पास जगह ही नहीं है। एक खेमे में 4 आदमी या 8 आदमी सो रहे हैं, हाउ कैन यू स्टॉप देम कि भाई एक दूसरे को ना लगे, वही बर्तन, वही चीज़, वही कंबल। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई मामूली बात नहीं है इसके अंदर। और अभी हम लोग तकरीबन 1000 घर की कमिटमेंट तो हम हो चुकी है हमारी, हम बनाने की रिहैब में जा रहे हैं हम लोग अभी। और इसके अलावा बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो सेहत के मसाइल हैं, खांसी, नज़ला, बुखार और पता नहीं क्या क्या शुरू होगा। मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा है, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, आज चूँकि आपकी एनिवर्सरी भी है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है, तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट, कोई ऐसी मदद जो आपको आवाम से दरकार है, चाहे वो वॉलंटियर्स की सूरत में हो, चाहे इमदाद की सूरत में हो, या इन काइंड कोई चीज़ आपको दरकार हो लोगों की मदद के लिए? वॉलंटियर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, रेड क्रिसेंट सोसाइटी अनट्रेंड वॉलंटियर लेती नहीं है। तो ये लोग ख़ास तौर पर इस फील्ड में ट्रेंड लोग होते हैं हमारे पास जो दरकार है। तो ये तो एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस भी हमारे साथ काम कर रही है, बहुत सारे ममालिक हमारे साथ इस वक्त सिंध में मौजूद हैं। जहाँ तक काइंड का सवाल है, अभी जो चैलेंज है ना हमारे सामने, वो एक चीज़ है होती है जिसको हम कहते हैं विंटर किट। वो हम अभी तैयार कर रहे हैं और वो बंटना शुरू हो रही है। विंटर किट कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक गर्म टोपा है, मफलर है, जैकेट है, कोट है, ट्राउज़र है, सॉक्स हैं, ठीक है ना। ये पूरा एक मिला के बच्चों का, ख़वातीन का और मर्दों के, ये फैमिली विंटर किट बन रहे हैं जो कि अब हज़ारों की तादाद में तकसीम होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो शदीद ज़रूरत है वो विंटराइज्ड टेंट की है, जो काफ़ी महंगा होता है। यानी वो चारों तरफ से बंद होता है, जिप इन जिप आउट होता है, सारा हवा नहीं दाखिल हो सकती उसके अंदर। एक तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ जो चीज़ अब हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं वो है बीमारियों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। वो एक चीज़ है जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हमारी जो है वो एक रेफरल उनके साथ हमारा सिस्टम चल रहा है कि सॉरी कमर साहब, क्योंकि बात ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कुछ चीज़ें जो हैं आइडेंटिफाई की हैं। अब आप क्या वुड यू लाइक कि लोग जो है अगर वो डोनेट करना चाहें तो डोनेट करें, या फिर ये एक्चुअल ये चीज़ें दें? वेरी क्विकली अगर आप बता दें। देखें, अगर वो डोनेट करते हैं तो उसमें हमें उसको सेग्रीगेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर तो वो दे सकते हैं, फंड्स दे सकते हैं हमारे अकाउंट में, तो फंड दें पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी को।
दूसरा, अगर वो हमारे साथ मिल जाएं और फिर वो अपनी एक फंड जनरेशन की बहुत शुक्रिया हमारे कहने से शुरू करें तो फिर वो हो सकता है। वंडरफुल सर, आई एम श्योर लोग सुन रहे होंगे और करेंगे भी। बहुत शुक्रिया आपका कमर साहब, थैंक यू सो मच। अब हमारा गला किसी ने घोंट दिया। वैसे एक्चुअली जो बात हम कर रहे थे ना वो मूड भी नहीं था करने को, इसीलिए शायद गला घोटा गया। कोई स्टैट्स देना चाहेंगे? फैक्ट्स क्या दें? अब अफसोस की बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ होम ग्राउंड का एडवांटेज लेने और समझने में इंग्लैंड हमसे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार निकला। और हमने क्या परफॉर्मेंस दी? अगर अबरार पहले मैच में परफॉर्म ना, दूसरे में ना परफॉर्म करते हो, तीसरे में हमारा क्या, हम बैटिंग को तो चले रोएंगे बैठ के, हमारा क्या बॉलिंग लाइनअप था? मतलब what were we coming up with? हमारा क्या absolute bowling lineup था? To be very honest, from the day one, were we even prepared for this test series? सिको बताइएगा, यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं कि हमारी होम सीरीज ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने एडवांटेज तो चलें लिया, वो हमारी कंडीशंस को हमसे बेहतर समझ गए और खेल गए। बिल्कुल, आप बिल्कुल जो हुमा ने बात की है ना कि क्या ये एडवांटेज उन्होंने ले लिया, बिल्कुल वो सही कह रही है। इसलिए कि हमारी सीरीज थी, हमने तैयारी की नहीं और हमें यही पता था कि देखें जी वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है, हमने कैसी पिच बनानी है, हमारा पेस अटैक क्या होगा, ये सब कुछ उनको पता होना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि जो कतर धरता है, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, सब वहाँ मौजूद हैं, किसी ने प्लानिंग नहीं की। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो पहला मैच हम आ रहे हैं तो बाबर ने कहा कि मैंने ग्राउंडमैन को कहा था कि स्पिनिंग ट्रैक बनाए और उसने सिर्फ एक स्पिनर को खिलाया। तारीखी फतह नसीब हुई है इंग्लैंड को इस टेस्ट सीरीज में और तारीख बनी है कि हम अपनी होम सीरीज इस तरह वाइट वॉश किया गया है, हमें अपने ही घर में पछाड़ दिया गया है। बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बाबर की कप्तानी पे भी सवालात उठ रहे हैं, लड़कों की सिलेक्शन पे भी सवालात उठ रहे हैं, स्ट्रैटेजी तो खैर क्या ही सवालात उठेंगे और वो जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं उन पे भी सवालात उठ रहे हैं। सो सिक्कू अब कंटिन्यू कीजिए, हमने ज़रा बता दिया है, हमने सोचा ज़रा हमें पता ही था लेकिन ज़रा ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं। अब हम कहाँ क्या बात कर रहे थे? हम अब इस पे मजीद क्या बात करनी, लेकिन तो सिकंदर साथ हमारे हैं तो एक दफ़ा दोबारा बात कर लें। अगेन सिकंदर, हम बात यही कर रहे थे कि होम एडवांटेज का एडवांटेज हमें क्यों नहीं हुआ? Why weren't our grounds, our pitches? हमें तो हुआ नहीं, उन्होंने उठाया जो हमें फेवर करती है, हमें इस बात की समझ ही नहीं आई क्योंकि फेवर तो उन्होंने ले लिया उन्हीं चीज़ों से। हाँ देखिए, हम एक तो आप लोगों की आवाज़ कट कट के आ रही है मुझे, और मैं यही आपसे कह रहा था कि हमने तो तैयारी नहीं करके रखी हुई थी, हमें पता होना चाहिए था। जैसे न्यूजीलैंड आ रही है तो हमें अब पता है ना कि न्यूजीलैंड आ रही है, हम 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, वनडे मैच खेलेंगे, आपके पास क्या अटैक है उसके हिसाब से आप पिच बनाए। कितनी शर्मिंदगी की बात थी जो मैं आपको बता रहा था कि जब पहला मैच था उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मैंने स्पिनिंग ट्रैक बनाई थी और खुद बाबर ने एक स्पिनर खिलाया, मतलब इससे ज्यादा और उनकी अक्ल को मैं क्या दाद दूं। उसके बाद जब सेकंड टेस्ट मैच शुरू हो रहा था मुल्तान में, उन्होंने 4 टेस्ट क्रिकेटर्स भेजे कि जाके पिच बनाओ। कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि कोई मुल्क अपने 4 टेस्ट क्रिकेटर को भेजता है कि जाके उस अपने शहर की पिच बनाओ? क्रिकेटर्स किस लिए होते हैं? सब हैं वहाँ पे, चले वो माली हैं जो भी हैं, वो पिचेस बनाते हैं। तो ये सारी बातें उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप और फिर जब जो सिलेक्शन थी वो माशाल्लाह से ऐसी थी कि जो लड़के आपने सेलेक्ट किए और जो 11 लड़के सेलेक्ट किए वो बड़े अजीबोगरीब थे। आपने एक लड़के को सलमान आगा को खिलाया कि ही इज एन ऑलराउंडर, इस मैच में उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई गई। भाई आप बॉल तो कराते उससे, वो ऑफ स्पिनर है, आप उससे 1-2 ओवर तो कराते। पूरे सीरीज में उसने 12 ओवर कराए, यानी कि हर इनिंग में 2 ओवर। तो मुझे तो उनकी ना कप्तानी का समझ में आया, ना उनकी प्लानिंग का समझ में आया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग का समझ में आया। पूल की बात करते हैं ना, पीछे से पूल, उसी पूल में से सऊद शकील भी निकले, हारिस अबरार भी निकले, इन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अदरवाइज और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हो सकते थे। हुरैरा की बड़ी बात की जा रही है, ही हैज डन वंडर्स इन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ही वाज नॉट देयर। सो ये लोग क्यों नहीं जगह बना पाते? और बहुत से लोगों को पैराशूट में जंप करा के लाया जाता है। देखिए कोई तैयब ताहिर भी है कोई, जो उसका कल रज़ाक जिक्र कर रहा था, इसलिए कि वो कोच रह चुका है, वो सिलेक्टर रह चुका है, उसको पता है लड़कों का। देखिए हमने जो नए पाकिस्तान के आकर पाकिस्तान की जो क्रिकेट को सुकेड़ दिया ना, उससे हमारा पूल खत्म हो गया है। हम सिर्फ 200 लड़कों पे डिपेंड कर रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है और हमारी 6 टीमें खेल रही हैं। मैं बार बार इस बात को, कोई इसका मेंशन ही नहीं कर रहा। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वो गोरे पूछ रहे हैं वकार यूनुस से और दूसरे कमेंटेटर से कि भाई आपने और क्या करना है, आपने और क्या करना है, बस वो दाएं बाएं मारे जा रहे हैं। कोई बोले तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। इंग्लैंड में 6 करोड़ 7 करोड़ की आबादी है, 18 टीमें खेलती हैं उनकी काउंटी की, 18। हमने पता नहीं क्या 6 टीमों का ख्वाब देखा था हमारे एक्स कैप्टन ने, और वो पूरा जो है
बेड़ा गर्क कर दिया सिस्टम का। हमें उस सिस्टम को वापस लाना है ताकि पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़े। जितनी क्रिकेट ज्यादा होगी उतने लड़के आपके ज्यादा नजर आएंगे ना आपको सामने कौन है कौन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक बड़ा फैक्टर है। और फिर आप किस लड़के को कौन से वक्त खिलाते हैं। अब आपने मोहम्मद अली एक लड़का था वो फास्ट बॉलर 30 साल की उम्र में एक मीडियम फास्ट बॉलर को लेकर आए कि आपने देखा नहीं था उसको बॉलिंग कराते हुए वो किस पोटेंशियल का है। आपने उसको 2 टेस्ट मैच खिला दिए फिर उसको ड्रॉप कर दिया। तो आप इस तरह पुअर सिलेक्शन और कप्तानी माजरत के साथ अब तो मुझे क्वेश्चन मार्क आ गया है बाबर की कप्तानी का कि वो मतलब सुन हो जाते हैं शायद। T20 के अंदर आप देखें जब इफ्तिखार से बॉलिंग करानी है, ये मेरा ऑफ स्पिनर है वो उसे बॉलिंग नहीं कराते, फिर अचानक नहीं तो फिर अल्टरनेटिव सरफराज का सोचा जा रहा है। अच्छा, सरफराज का सोचा इस तरह जा रहा है सिकंदर, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर भी हमारी परफॉर्मेंस और लैक ऑफ फिट की बात हो रही है। और एक ट्वीट्स मेरे सामने विक्रांत गुप्ता कहा पाकिस्तान may now have to think about getting Sarfaraz Ahmed back for tests and Rizwan for all his white ball cricket exploits will be feeling the heat। तो ये नोटिस किया जा रहा है हर जगह से कि we don't have the right people in the team। With all due respect, सरफराज ने भी अभी तक डोमेस्टिक में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो नहीं दी है, but it's okay-ish I guess। देखिए हाँ ओके है, मगर देखें मैं पिछले 2 साल से जब से सरफराज ड्रॉप हुआ है उसको उन्होंने पानी पिलाने के लिए रखा है। मैं जब भी पूछता हूँ क्रिकेट बोर्ड से कि ये क्यों है, इसको ज्यादा नौजवान लड़का रख दो, तो कहते हैं जब गेंद लग जाएगी तो फिर कौन आएगा। यानी कि वो इंतजार कर रहे थे पीसीबी के 2 साल से कि गेंद लगे, आज तक नहीं लगी विकेट कीपर को। अब सरफराज के अलावा उनके पास कोई है ही नहीं चॉइस ना। ही वाज द कैप्टन, उसके 18-50 हैं, 3 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में, ही इज देयर। अब इंडिया से अगर किसी ने लिखा है तो ये जरूर उस पे एक्ट करेंगे। आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू रिवैम्प पूरी चीजों को। आप ये देखना पड़ेगा कि 11 लड़के कौन सेलेक्ट करते हैं। सुना है कि रिजवान का बड़ा इन्फ्लुएंस है, आपको वो इन्फ्लुएंस खत्म करना पड़ेगा और आपको जो है नए लड़के लेके मतलब है कि नए लोगों को लाना पड़ेगा जो जाकर इसको सही कर सके। अच्छा, स्टार पावर भी तो आपको पता है बड़ी कारगर आजकल क्या कुछ अरसे से ही ये रिजवान और बाबर और काफ़ी डिसीजन मेकिंग में इनका किरदार होता है। मतलब ये हमारे लिए फ्रूटफुल रहा या फिर घाटे का सौदा ही था? नहीं देखें, स्टार आप क्रिकेट जो है वो स्टार थोड़ी चलाते हैं। क्रिकेट बोर्ड जो है एक इदारा है, इट्स अ कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर आपने कभी कॉर्पोरेट सेक्टर का को आपको पता है कि कल्चर क्या होता है कि आप हर एक को टास्क देते हैं और फिर उनसे नतीजा लेते हैं कि आपका नतीजा क्या है। हम एशिया कप हार गए, हम इंग्लैंड से T20 की सीरीज हार गए, हम वर्ल्ड कप में हार गए। अब ये सीरीज हमारी इतनी बड़ी शर्मिंदगी हो गई। आपके पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर हैं, वो चले गए, अब खत्म हो गया है। आपके पास शाहीन अनफिट हो गया, हारिस अनफिट हो गया, आपका नसीम शाह अनफिट हो गया। अबरार ना होता तो कुछ वैसे हम किससे बॉलिंग करा रहे थे? मैं कहता हूँ अबरार को खुद थोड़ी देर के लिए निकाल दें। अगर हमारे तो there was nobody absolutely were injured anyway, तो हम कर क्या रहे थे वैसे? That's what I'm asking। देखें अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है ना, उनके 3 लड़के, उसके न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगा, उसके बाद वो इंडिया जाएगा। उन्होंने अपने कप्तान को और 3 लड़कों को वापस भेज देंगे, इंडिया में नहीं खेलने देंगे। वो कह रहे हैं उनको रेस्ट देंगे। हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है कि किसी को रेस्ट दिया जाए। मैं कल भी कहा था प्रोग्राम में, आज मैं फिर कहता हूं कि वो कोई एक शख्स है, वो कहता है कि फास्ट बॉलर सिर्फ बॉलिंग कराते रहें तो फिट रहेंगे। उस शख्स को तो फौरन क्रिकेट बोर्ड से निकाल देना चाहिए, जो भी वो उसका ओहदा है, चाहे वो सेलेक्टर हो चाहे वो कोच। आई डोंट नो वो किसने बोला थी बात कि जी इनको कंटिन्यूसली बॉलिंग कराते रहने चाहिए। तो ये नहीं होता, आपको बॉडी का लोड कम करना पड़ता है, लड़कों पे प्रेशर होता है गेम का। आप मुसलसल खेलते रहेंगे तो आप ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए आपकी बॉलिंग इस वक्त बिल्कुल इतनी कमजोर बॉलिंग आपकी है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। आप मुझे बताएं न्यूजीलैंड के खिलाफ आप क्या करेंगे? वो हो सकता है इस तरह ना खेलेंगे जैसे कि इंग्लैंड ने खेला कि 7 रन की एवरेज, 6 रन की एवरेज, 6.5 रन की एवरेज। आज भी उन्होंने सेकंड इनिंग में 6.5 रन की एवरेज से जो है या उससे ज्यादा के रन से उन्होंने स्कोर कर दिया है। वो न्यूजीलैंड ऐसा नहीं खेलेगा, मगर आपके पास कोई ऐसा अटैक है कि आपने उसको उन पर अटैक करना है। किस तरह करेंगे? आपकी ये बॉलिंग अटैक है कि जी आपने फहीम अशरफ को खिलाया, उसको 2 ओवर करा दिए, 3 ओवर करा दिए। वो बेचारा मोहम्मद वसीम जो है वो ठीक है, वो इज अ गुड बॉलर, उसने अपनी जिंदगी में 7 मैच खेले हुए थे फर्स्ट क्लास के, उसको खिला दिया। अब कहीं वो भी ना अनफिट हो जाए तो अच्छा एक चीज मैं सवाल करता हूँ, मोहम्मद वसीम के बारे में मुबैना तौर पर था ना, वो किसी से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उनकी। नहीं वो देखें
माजरत के साथ जितने रिजवान के हल्का है ना इर्द गिर्द का, वो ज़्यादा उनको मौका मिल जाता है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि इंग्लैंड ने अपने 18 साल के बच्चे को रहमान को खिला दिया, उसने 5 आउट भी कर दिए आपके सामने। हमने पूरी एक लीग कराई है जिसमें सुना है कि तकरीबन 1 अरब रुपया या उससे थोड़ा कम खर्च हुआ है। 1 अरब रुपया उस जूनियर लीग से खर्च हुआ है। कोई एक प्लेयर आपने जूनियर लीग से निकाला है? आप मुझे नाम ले दें कि वो आ गया है और पाकिस्तान टीम में आया। आपने इतने पैसे जाया करके सब मना कर रहे थे कि ना कराओ। अंडर 19 का एक बहुत बड़ा उन्होंने PSL की तरह टूर्नामेंट कराया, 1 अरब रुपया खर्च किया, एक लड़का नहीं आया। काउंटी क्रिकेट में उस लड़के ने सिर्फ 3 मैच खेले थे, उन्होंने उसको नेट में देखा कि बहुत अच्छा है, उसको खिला दिया 18 साल का बच्चा। लड़के हैं और ये लोग देखते नहीं है, मतलब गौर नहीं करते। हमें तो हुरैरा की अच्छा सिकंदर, इसके बारे में बहुत सी, वैसे तो मतलब दिल्ली हल्का करना है तो हम बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हाउएवर कुछ स्टैट्स जो मेरे सामने, उसमें ये बताया जा रहा है कि बाबर की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका से सीरीज़ बराबर खेली थी और बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 15 टेस्ट खेले, 8 जीते, 6 में शिकस्त हुई, तो 8 जीते भी हैं बीच में। और कराची स्टेडियम जो है ना, दैट हैज़न्ट बीन वेरी लकी फॉर अ टेस्ट सीरीज़। पिछले 4 जो हैं वो हारे गए हैं इधर। ये सीरीज़ खैर हम बुरी तरह हारे हैं इंग्लैंड से, होम सीरीज थी हमारी। बॉटम लाइन यही है। अच्छा जी, मेसी की अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप तो जीत लिया, उसके बाद ब्यूनस आयर्स में आपने 10 लाख लोग अगर निकल जाए ना कहीं, तो वो मंजर जो होता है वो आपने देख ही लिया था कल सारा दिन टीवी पे। बड़ी कोई पार्टी चल रही है ब्यूनस आयर्स में और कहा यही जा रहा है 10 लाख लोग हैं और हमने देख ही लिया कि 10 लाख क्या लगता है। हाँ। तो पूरा शहर जी लोगों से भरा हुआ है और अब अर्जेंटीना की टीम जो है फाइनली वतन पहुंच गई है और वहां उनका इस्तकबाल किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए पर जो है ना तैयारी की गई है और मेसी को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। Why not? Absolutely, मतलब कैन यू इमेजिन पूरी दुनिया जो उसको खिराज तहसीन पेश करिए, जब वो अपने घर जाएगा तो क्या हाल होगा, आप सोच ही लें। और ऑफ कोर्स एंड द रेस्ट ऑफ द टीम आल्सो इन्वॉल्वड, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क हियर। अच्छा, इनको ट्रक में कल डबल डेकर बस में कल कतर में भी पूरा चक्कर लगवाया था, आपको पता है ना? हाँ, परसों ये कुछ जीतने के बाद देखा था। बट कहा यही जा रहा है ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में जो पार्टी है, मतलब ऑब्वियसली सेलिब्रेशंस है, वो कोई लगभग 1 महीने तक की प्लान है। सो इट इज़ नॉट, इट डजंट सीम लाइक ये जल्दी ख़त्म होने वाला मामला है। दिस गोइंग टू गो ऑन एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ मोर डेज और वीक्स। भाई 36 साल बाद आपको पता है अर्जेंटीना दरवाज़ा खुल गया है। ये आप मनाजिर देख रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट ही हैं। ये ब्यूनस आयर्स पहुंची है टीम अर्जेंटीना की कतर से अपना मार्का सर करने के बाद। ये बराह रास्त आपको बाय द वे ये शॉट्स दिखाए जा रहे हैं। 36 साल बाद अर्जेंटीना फीफा का ताज अपने सर पर, दुनिया की सरबराही का फीफा का ताज अपने सर पर सजाकर पहुंच रहा है अपने घर। सच अ बिग डील, मतलब हमारा क्या लेना देना है, ना हम फुटबॉल खेलते हैं और ना अर्जेंटीना से कोई But we are so invested, हम फैन हैं। Having said that, हम इतने इन्वेस्टेड हैं कि मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं जस्ट बाय द फैक्ट कि जब ये अभी उतर रहे हैं और क्या लोगों की क्या फीलिंग होगी और इनकी अपनी क्या फीलिंग है। टू बी एबल टू ब्रिंग दैट टू योर पीपल, टू बी एबल टू ब्रिंग दैट कप, दैट ट्रॉफी, टू बी द चैंपियंस, और आप वो लेके वापस घर आओ, तो क्या ही बात है। बाय द वे क्रिकेट के पास दुनिया के तमाम एजाज़ात थे एक्सेप्ट फॉर द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, और अब ये भी मिल गई है और इस बड़े प्लेयर का बड़ा इस्तकबाल करने की बड़ी तैयारी की गई है। हमारे क्रिकेट में तो हमें खुश नहीं किया, लेकिन हमने कहा कि खुशी की खबर देते हुए जरूर हम निकलेंगे। अच्छा जी, वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे।